नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाई। इस बार कई प्रतिबंधों के साथ अधिक सख्ती। झारखंड में कोविड टीकाकरण की गति हुई धीमी, दूसरे डोज के लक्ष्य के अनुरूप लोग नहीं दिखा रहे रुचि। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी। अब तक 80 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। और आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। आज मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए फैसले के अनुसार अब 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। अब दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसको लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक ही आवाजाही की इजाजत होगी। बैठक में श्री सोरेन ने कहा कि अभी अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की किल्लत है। उन्होंने वैसे संक्रमितों को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया जिनका ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है। श्री सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से रिम्स और बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करने को भी कहा। यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी। टीम यह भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है और किन्हें सामान्य वार्ड की। इधर मुख्यमंत्री ने कल रातू रोड स्थित नगर निगम के ऑक्सीजन युक्त 40 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। झारखंड में टीकाकरण जारी है, हालांकि इसकी गति में पहले की अपेक्षा में कमी आई है। अब तक पूरे राज्य में 3,62,707 लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगाया गया है। इसमें 26,08,781 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 4,53,926 लोगों को पहली और दूसरी दोनों खुराक दी गई है। वहीं कल 12,160 लोगों को पहला टीका दिया गया, जो लक्ष्य का 26% रहा। वहीं 9,722 लोगों को कोविड का दूसरा डोज का टीका लगाया गया, जो लक्ष्य का मात्र 3% ही रहा। इधर देश में कुल टीकाकरण 15 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 93 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने इसकी पहली खुराक और 61 लाख से अधिक ने टीके की दूसरी खुराक ले ली है। 1 करोड़ 23 लाख से अधिक फ्रंटलाइन कर्मियों को पहला और 66 लाख को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 45 से 60 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 31 लाख से अधिक लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। 60 साल से ऊपर के 5 करोड़ से अधिक लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 98 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। भारत में विकसित कोविड-19 का टीका कोवैक्सिन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट रूप यानी 617 को निष्क्रिय करने में कारगर पाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने यह जानकारी दी। इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने घोषणा की थी कि कोवैक्सिन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट को निष्क्रिय करने में प्रभावी है। डॉक्टर फॉसी ने कहा कि भारत में कठिनाई के बावजूद टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। कोवैक्सिन टीका भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। कोवैक्सिन के परीक्षण से पता चला कि यह टीका 78% तक प्रभावी है। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि और अन्य विशेष जमा योजनाओं पर 7.1% ब्याज दर मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए लागू रहेगी। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि ग्रेच्युटी कोष पर 7.1% ब्याज दर जारी रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले वाहनों के दोबारा पंजीकरण कराने से जुड़े नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी की है। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र के कर्मचारियों के तबादले होते रहते हैं,
और इस स्थिति में मूल राज्य से अन्य राज्यों में वाहन पंजीकरण के हस्तांतरण को लेकर उन्हें परेशानी होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसी को लेकर वाहन पंजीकरण की नई प्रणाली का प्रस्ताव किया है। इसमें परीक्षण के तौर पर आवंटन में आईएन श्रृंखला चिन्हित की जाएगी। आईएन श्रृंखला के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियां या संगठनों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय 5 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इस योजना से देश के किसी भी राज्य से राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों को आसानी से ले जाया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे लोगों को 1 मई से टीका लगाया जाएगा। तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए कल पहले दिन 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया। मंत्रालय ने बताया कि शाम 4 बजे से शाम 7 बजे के पहले 3 घंटे में ही 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं। सभी योग्य व्यक्ति कोविन पोर्टल, cowin.gov.in, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोविन सॉफ्टवेयर गतिशील और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है, जिसके जरिए कोविड टीकाकरण के लिए कभी भी और कहीं से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला महामारी नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार दुबे ने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1349 पहुंच गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 222 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3251 पहुंच गई है। इलाज के बाद स्वस्थ हुए 43 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। अब तक 1887 लोगों ने कोरोना की जंग जीतने में सफल हुए हैं। जिला महामारी नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार दुबे ने बताया कि जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1349 पहुंच गई है, जिनका इलाज जारी है। जिले में 17 व्यक्तियों की मौत हुई, जिनमें 2 मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। जामताड़ा जिले में बढ़ते कोरोना के प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग एवं सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से कराया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 33 छात्राएं समेत कुल 39 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमित छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को होम आइसोलेशन कर दिया है। कल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खरसावां में 70 लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 33 छात्र, 4 शिक्षिकाओं एवं 1 वार्डन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खरसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुंदरलाल मार्डी ने बताया कि प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम तैयार की गई है, जो छात्राओं एवं शिक्षिकाओं के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच करेगी। सरायकेला खरसावां जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए कल प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता किरकेट्टा और उनकी पूरी मेडिकल टीम ने जागरूकता अभियान चलाया।
इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। वहीं बचाव के लिए एहतियाती उपाय को अपनाने को कहा गया। इस मौके पर ग्रामीणों से नशापान नहीं करने और स्वच्छ भोजन करने की सलाह दी गई। वहीं कोरोना संबंधी किसी प्रकार का लक्षण पाए जाने पर चिकित्सकों से संपर्क करने की सलाह दी गई। जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्लाज्मा के विभिन्न रक्त समूहों की मांग बढ़ गई है। जमशेदपुर के सरदार अमृतपाल सिंह ने दूसरी बार प्लाज्मा दान किया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान देने में डरने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में दोबारा आपका प्लाज्मा बन जाएगा। आपके देने से किसी की जिंदगी बच सकती है। वहीं जमशेदपुर ब्लड बैंक के डॉक्टर एलबी सिंह ने कहा कि कोविड से स्वस्थ हुए लोगों से अनुरोध है कि वह अपना प्लाज्मा दान देकर सेवा में भागीदारी निभाएं। वहीं पूर्वी सिंहभूम की प्लाज्मा डोनेशन नोडल पदाधिकारी स्मिता नगेशिया ने भी अपील की है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गए हैं और जिनका 14 दिन पूरा हो गया है, वह अपना प्लाज्मा दान देकर मानव रक्षा में आगे बढ़ें। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम के लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुवा का आज कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया। गिलुवा सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के 1999 और 2014 में चुने गए थे। उन्हें पिछले सप्ताह टाटा मेमोरियल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री गिलुवा के असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री गिलुवा के निधन से झारखंड की राजनीति में जो शून्यता आई है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों की सहनशक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी दुख व्यक्त किया है। चारा घोटाले के आरोपी राजद प्रमुख लालू प्रसाद जल्द जेल से रिहा होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को बेल बॉन्ड भरने और अन्य प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। हालांकि झारखंड बार काउंसिल ने 2 मई तक वकीलों को अदालत की किसी भी प्रक्रिया में ऑनलाइन और फिजिकल शामिल होने पर 19 अप्रैल से रोक लगाई है और इस निर्णय के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद को राहत मिली है। आईपीएल क्रिकेट में नई दिल्ली में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया। वहीं टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली में 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच 7:30 बजे शुरू होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। खरसावा थाना अंतर्गत खरसावा आमदा मुख्य मार्ग के बोड्डा फुटबॉल मैदान के पास बीती रात एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सरायकेला नगर क्षेत्र धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन बनता जा रहा है। बुधवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद नगर क्षेत्र में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायकेला के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता केरकेट्टा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायकेला को पत्र लिखकर कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा है। सरायकेला खरसावा जिला समाहरणालय के डीडीसी कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मामले की सूचना के बाद बिल्डिंग में स्थित डीडीसी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि समाहरणालय के विभिन्न विभागों में प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाई। इस बार कई प्रतिबंधों के साथ अधिक सख्ती। झारखंड में कोविड टीकाकरण की गति हुई धीमी, दूसरे डोज के लक्ष्य के अनुरूप लोग नहीं दिखा रहे रुचि। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी। अब तक 80 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। और आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। आज मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।